जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th ज्योग्राफी के अंदर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सामने ये पेपर है। ठीक है, तो देखिएगा, इसको हम सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। और मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप एग्जाम में जो है ना पूरे में से पूरे नंबर लाना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर निकालना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिएगा, तो अभी क्या है कि जैसे आपको पता है अभी क्लासेज जो है वो कंटिन्यू नहीं आ रही है। ठीक है, तो मैं कुछ काम कर रहा हूँ, काम में बिजी हूँ इसलिए। और कोशिश है कि भाई 25 नवंबर के बाद जब आप जो है आप तब तक क्या करें, नोट्सों को पढ़े, नोट्सों को अच्छे से पढ़ते रहो। नोट्स तो सभी के पास होने चाहिए, मुकेश महेंद्र एजुकेशन के नोट्स आप सभी के पास होने चाहिए। और नोट्स की प्राइस ज़्यादा नहीं है। ज्योग्राफी के अंदर 2 बुक हैं, दोनों बुक जो है आपको कंप्लीट 60 रुपये में मिल रही है। एक ई बुक तैयार कर रखी है और ई बुक के अंदर कंप्लीट सभी चैप्टर के आपको नोट्स मिल रहे हैं। तो आप नोट्सों को पढ़ते रहे अच्छे से। ठीक है, साथ ही हम एक सीरीज भी बना रहे हैं, सीरीज में भी टाइम लगेगा लेकिन वो नवंबर बाद तक हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तब तक आप नोट्सों को अच्छे से पढ़ते रहो। ठीक है, तो नोट्सों को अच्छे से पढ़े। और 25 नवंबर के बाद 25 नवंबर के बाद आप जो क्लासें कंटिन्यू हो जाएगी, लाइव पढ़ूंगा मैं। ठीक है, तब तक जो है क्लासें होगी, लेकिन वो क्या है कि जैसे मैराथन के रूप में जो पुराने पेपर हैं वो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तब तक आप सभी जो है अपने सभी साथियों को जोड़े और नोट्स आप पढ़ते रहे टाइम टाइम टू टाइम। ठीक है, चलो, तो आज हम जो है ये बोर्ड का पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं। और ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है आरबीसी का ये पेपर है। ठीक है, और अब आप ऐसे नहीं कहेंगे कि भाई क्या आरबीसी के लिए है, क्या सीबीएसई के लिए है। अरे जहाँ भी एनसीईआरटी सिलेबस लागू है, आप सभी जो है दिल खोल के पढ़िएगा। और मैं भी दिल खोल के पढ़ा रहा हूँ, जहाँ भी एनसीईआरटी सिलेबस लागू है सभी पढ़ सकते हैं। ओके, तो देखिएगा, तो ये आरबीसी का पेपर है, माध्यमिक शिक्षा 2024 का पेपर है। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो इसमें से यानी इस पेपर में से आपके कितने परसेंट राइट होते हैं ये भी मुझे आप जरूर बताना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और ये पेपर देखो, आगे आप अगर आपके अभी हाफ ईयरली प्री बोर्ड नहीं हुए हैं तो भी आपके लिए मोस्ट हैं। तो मैं ऊपर थंबनेल पर इसका, वैसे आपने लोग भी देख लिया होगा, ये पेपर जो है मैंने हरिद्वार से हाफ ईयरली लिख रखा था। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। चलो स्टार्ट करते। तो आज का अपना यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, देखिएगा कि मानव भूगोल ए स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल की उक्त परिभाषा, मतलब ये परिभाषा जो है वो किसने दी थी। तो देखो, ये प्रश्न मैं तो कह रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ना जाने कितनी बार पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना और इसको अच्छे से याद कर लेना कि मानव भूगोल ए स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये परिभाषा किसकी है? रेडजल की है, या सैंपल की है, या ब्लास की है, या फिर ग्रिफिथ टेलर की है? तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को पता होगा, मानव भूगोल ए स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा है आपके वो ये दूसरा है कि प्रवास का प्रतिकर्ष कारक है। प्रवास का प्रतिकर्ष कारक हम पढ़ चुके हैं कि प्रवास के 2 कारक, एक तो होता है अपकर्ष कारक, एक होता है प्रतिकर्ष कारक। अपकर्ष का मतलब क्या होता है? देखो, अपकर्ष का मतलब क्या होता है? अपकर्ष का मतलब होता है अपनी ओर आकर्षित करना। 2 कारक है, एक तो होता है अपकर्ष और एक होता है प्रतिकर्ष। देखिएगा, प्रतिकर्ष। प्यारे विद्यार्थियों, देखो, अपकर्ष का मतलब होता है अप यानी अपनी ओर, कर्ष आकर्षित करना। जो अपनी ओर आकर्षित करे, जो अपनी ओर आकर्षित करे वो तो होता है अपकर्ष। और जो प्रतिकर्ष का मतलब होता है किसी स्थान को हम छोड़कर चले जा रहे हैं, मतलब जो अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है। उदाहरण के तौर पर मान लो बेहतर अवसर। अब जैसे मान लो आपके सामने बेहतर अवसर है, आपके सामने जो है वो शिक्षा का, अच्छी शिक्षा की अच्छी सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, बेहतर अवसरों को आप छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे, मतलब वो तो बेहतर अवसर ही का मतलब अपकर्ष हुआ। ठीक है, स्थायित्व, स्थायित्व ये भी अपकर्ष ही हुआ। अनुकूल जलवायु, अगर हम कहते हैं कि प्रतिकूल जलवायु, तब तो हो जाता अपने प्रतिकर्ष में। अब अनुकूल जलवायु है, मतलब ये भी अपकर्ष है। बेरोजगारी, मान लो हम यहाँ रह रहे हैं, मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ वहाँ बेरोजगारी है, तो क्या मैं वहाँ पर रहना पसंद करूँगा? नहीं, उस स्थान को मैं छोड़कर चला जाऊँगा। इसका मतलब वो मेरे लिए क्या है? प्रतिकर्ष है। ठीक है, तो बेरोजगारी अपने क्या होगी? प्रतिकर्ष हो गई। तो प्रवास का प्रतिकर्ष कारक ही पूछा तो आप क्या कर देंगे? बेरोजगारी आंसर कर देंगे। ओके, चलो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने जो है वो तीसरा है कि कौन सा कथन सत्य है। इन चारों में से आपको देखना है और कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। आखेट व भोजन संग्रह द्वितीय क्रिया है। अरे प्यारे मित्रों, आखेट का मतलब क्या होता है? आखेट का मतलब होता है शिकार करना। क्या होता है? शिकार करना। अब शिकार करेंगे, भोजन संग्रह, भोजन को इकट्ठा करना, ये तो आपका प्राथमिक क्रिया हुई नहीं हुई? अरे चैप्टर को मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है आपको अच्छे से, प्राथमिक क्रिया द्वितीय क्रिया, तो ये तो प्राथमिक क्रिया हुई ना, तो ये द्वितीय क्रिया कैसे? ये तो गलत हो जाएगा। और भूमध्य सागरीय कृषि खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल प्रसिद्ध है। भूमध्य सागरीय कृषि जो जैसे अंगूर की खेती करना।
अब अंगूर की खेती करना ये भूमध्य सागरीय कृषि का उदाहरण है और यह कृषि खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध है। पूछा कि कौन सा कथन सत्य है, तो मतलब बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी। ठीक है, और बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपके सामने। आगे जो प्रश्न है वो ये है प्यारे विद्यार्थियों, देखो आगे जो प्रश्न वो ये है कि उपलब्ध कच्चे माल का रूप बदलकर, देखो प्रश्न देखो अच्छे से, प्रश्न आपके सामने ये है कि उपलब्ध कच्चे माल का रूप बदलकर उसे मूल्यवान बना देना कौन सी क्रिया का हिस्सा है? प्राथमिक का है या द्वितीय का है या तृतीय का है या चतुर्थ का है? जैसे उदाहरण के तौर पर हमने बोया कपास, ठीक है, जैसे हमने क्या बोले, मान लो गन्ना बोया हमने, गन्ना, तो हमने क्या किया, गन्ना हमारे लिए क्या है, प्राथमिक क्रिया है। अब हमने क्या किया, इस गन्ने का हमने विनिर्माण किया, एक अलग नया उत्पाद बना दिया। गन्ने से हमने बना दी चीनी, तो मतलब ये क्या किया हमने, गन्ने से चीनी बना दी, मतलब विनिर्माण किया। तो ये किसका उदाहरण है, द्वितीय क्रिया का। मतलब एक नया उत्पाद बन गया कि भाई उपलब्ध कच्चे माल का, मतलब कच्चा माल है हमारे लिए, जो गन्ना है वो क्या कच्चा माल है, तो कच्चे माल को हमने किस में बदल दिया, मूल्यवान बना दिया, यानी गन्ने को हमने चीनी में बदल दिया। तो मतलब ये द्वितीय क्रिया हुई। कौन सी क्रिया हुई, विनिर्माण, मतलब द्वितीय क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, बी राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखे अच्छे से। अगला है कि विश्व का सघनतम रेल तंत्र, देखिएगा विश्व का जो सघनतम रेल तंत्र है वो कहाँ मिलता है? तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट है, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया। बताओ देखिए इसका आंसर क्या कर रहे हैं आप सभी। तो देखिएगा विश्व का जो सघनतम रेल तंत्र मिलता है वो मिलता है आपके यूरोप में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बताना अभी कितने राइट होते हैं आपके। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? ये भी प्रश्न मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली जनगणना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो भारत की जो पहली जनगणना वो कब हुई थी? 1872 के अंदर हुई थी, या 1881 के अंदर हुई थी, या 1891 के अंदर हुई थी, या 1861 के अंदर हुई थी। तो देखो आपको जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ वो याद रखें। भारत की जो पहली जनगणना है वो हुई थी 1872 में। कब हुई थी? 1872 में हुई थी। किसके समय हुई थी? तो ये लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। किसके समय हुई थी? लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। और अगर आपको प्रश्न पूछे कि संपूर्ण जनगणना जो है, संपूर्ण जनगणना वो कब हुई? तो वो हुई थी 1881 में। हाँ बिल्कुल, हम इसे कह सकते हैं 10 की जनगणना है। कौन सी जनगणना है? 10 की जनगणना। याद रखें 10 की जनगणना है, संपूर्ण जनगणना जो 1881 में हुई थी। आप सभी को अच्छे से याद रखना एक एक प्रश्न को। ठीक है, अब देखिएगा जनगणना आती है तो जनगणना जो है हमारे भारत के अंदर कितने वर्षों के अंतराल में होती है? तो जनगणना हमेशा याद रखना 10 वर्षों के अंतराल में होती है। जनगणना 10 वर्षों के अंतराल में होती है, फिर कह रहा हूं याद रखना। ठीक है, अब देखिएगा पाना, पाड़ा, पाली, नगला इत्यादि किसके प्रकार हैं? पल्ली बस्तियों के, चावल की किस्मों के, गुच्छित बस्तियों के, या ग्रामीण सड़कों के? जल्दी से अगर आपको पता है तो बिल्कुल इसका आंसर करिएगा। पल्ली बस्तियां। पूछा क्या है कि पाड़ा, पाना, पाला, ढाणी, नगला, एक ढाणी और सब जोड़ देना आप, यहाँ पर ढाणी भी कह सकते हैं हम, ढाणी। तो देखिएगा यहाँ पर जो है ना पाना, पाड़ा, पाली, नगला इत्यादि किसके प्रतीक है? तो ग्रामीण बस्तियों के प्रकार है प्यारे विद्यार्थी। तो सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि ग्रामीण बस्तियों के प्रकार है, 4 प्रकार हैं। एक तो होती है गुच्छित बस्ती, एक होती है अर्धगुच्छित बस्ती, एक होती है पल्ली बस्ती, और एक होती है विखंडित बस्ती। तो ये याद रखे, प्रक्षेपित बस्ती हम कह सकते हैं उसे, प्रक्षेपित। तो 4 प्रकार है ग्रामीण बस्तियों के। जो आपके देखिएगा जो आपके पाना, पाड़ा, पाली, नगला और ढाणी, ये सब पल्ली बस्तियों के क्या है? स्थानीय नाम है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। रबी की फसल पूछा कि रबी की फसल है। अब ये तो आप सभी को पता ही होगा भाई, ऋतुओं के आधार पर फसलें, मौसमी फसलें जो मौसम के अनुसार बदलती हैं, वैसे फसल रबी की फसल होती है, खरीफ की फसल होती है, जायद की फसल होती है। रबी की फसल का जैसे उदाहरण ले लो, जौ, चना, ठीक है, सरसों, कपास में मक्का है, मूंगफली, ये इस प्रकार से। जायद में ककड़ी, तरबूजे, फल, सब्जियां जो भी वो आ गए। तो देखो रबी की फसल पूछा है। अब देखो चावल क्या रबी की फसल है क्या? नहीं। आप कहेंगे भाई ये तो खरीफ की हुई। कपास है क्या? नहीं। आपके सामने बाजरा है क्या? बाजरा भी खरीफ की है ना। सरसों बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, सरसों। रबी की जो फसल है वो सरसों है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है आपके सामने। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़े और अच्छे से आंसर देने का प्रयास करें। वे सड़कें जिन्हें केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार, वे सड़कें जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्मित वे अनुरक्षित किया जाता है वे कहलाती हैं। क्या वे राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाती हैं, क्या राज्य राजमार्ग कहलाती है, जिला सड़कें, या ग्रामीण सड़कें? तो आंसर करिएगा बिल्कुल। यहां पर शब्द क्या आया है? केंद्र सरकार।
यहाँ पर राज्य सरकार आता तो हम क्या कर देते, राज्य राजमार्ग कर देते, बट यहाँ पर केंद्र सरकार आया, इसका मतलब हम क्या करेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग। तो ध्यान रखें कि वे सड़कें जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्मित व अनुरक्षित किया जाता है, तो वे जो सड़कें होती है वो कौन सी सड़कें होती हैं, याद रखें, हमेशा ध्यान रखना है, राष्ट्रीय राजमार्ग। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न ये है कि समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाले जनसंख्या परिवर्तन को कहा जाता है। जनसंख्या प्रवास कहा जाता है, या जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, या जनसंख्या घनत्व कहते हैं, या जनसंख्या वितरण। तो बिल्कुल यहाँ पर याद रखें, समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जो जनसंख्या परिवर्तन होता है, जनसंख्या में जो बदलाव है, वो आपका क्या हो जाएगा, जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आगे है कि मलेशिया व इंडोनेशिया में की जाने वाली जो स्थानांतरित कृषि होती है, वही स्थानांतरित कृषि जिसे हम मिल्पा भी कहते हैं, लदांग भी कहते हैं, झुमिंग भी कहते हैं, रोका भी कहते हैं, अलग अलग देशों में। और पूछा है कि आपको यही तो पूछा है कि मलेशिया व इंडोनेशिया, जो मलेशिया है, इंडोनेशिया है, इनमें की जाने वाली जो स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं, ऐसी कृषि जो बदल बदल कर की जाती है। मतलब क्या होता है, इस कृषि को हम बदल बदल कर करते हैं, यानी कोई क्षेत्र विशेष होता है, उसमें वहाँ की जो वन संपदा, जो भी लकड़ियाँ हैं, जो भी पेड़ पौधे हैं, उन पेड़ पौधों को जलाकर राख बना दिया जाता है। ठीक है, पेड़ पौधों को जलाकर राख बना दिया जाता है, जिससे क्या होता है, मिट्टी की जो उपजाऊपन है वो बढ़ती है। अब और वहाँ पर 2 या 3 या 4 साल जो है वो अच्छी फसलें ली जाती हैं, फिर वापस उस स्थान को छोड़ देते हैं और दूसरे स्थान पर जाकर करते हैं, वहाँ पर वापस उसी प्रक्रिया को अपनाते हैं, पेड़ पौधों को जला देते हैं, वापस ठीक है कृषि करते हैं। तो मतलब जो बदल बदल कर की जाती हैं, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जो कृषि करते हैं वो होती है आपके स्थानांतरित कृषि। और ये मलेशिया इंडोनेशिया में की जाने वाली जो कृषि होती है वो लदांग, यानी यही कृषि स्थानांतरित कृषि जो मलेशिया व इंडोनेशिया में की जाती है, और इसे किस नाम से जानते हैं, तो लदांग नाम से जाना जाता है, लदांग। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। वृहद झील आंतरिक जलमार्ग स्थित हैं, ये कहाँ स्थित है, उत्तरी अमेरिका में, ब्राजील में, एशिया में, अफ्रीका में। फटाफट इसका आंसर देने का प्रयास करें, बिल्कुल जल्दी से बताओ, देखिए फटाफट बताओ, वृहद झील आंतरिक जलमार्ग कहाँ स्थित है। तो देखिएगा उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है, उत्तरी अमेरिका में। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, पिछली बार का रिजल्ट देखना हमारा, ज्योग्राफी में हर एक बच्चा 100 में से 100 नंबर लाया, 1 नंबर तक नहीं कटने दिया। भूगोल, ठीक है, ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ मैं, हिस्ट्री इतिहास की बात कर रहा हूँ, साथ ही आपके पॉलिटिकल यानी राजनीतिक विज्ञान की बात कर रहा हूँ। ये 3 सब्जेक्ट तो मेरी फेवरेट सब्जेक्ट हैं, और आप रिजल्ट चेक कर लेना, हर एक बच्चा 100 में से 100 नंबर ला सकता है। ठीक है, सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको मेरे नोट्स अच्छे से पढ़ने हैं, मेरे नोट्स पढ़ो अच्छे से, और साथ ही जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको यूट्यूब पर जो सोल्व करवाता हूँ, और सीरीज अभी निकल रही है, टेंशन मत लो आप, जल्दी आपके सामने जो है वो सीरीज तैयार कर रहे हैं, और सीरीज जब आप पढ़ लेना, नोट्सों को पढ़ने के बाद सीरीज पढ़ना, और फिर मेरे क्लास अटेंड कर लेना, अच्छे से नाका लग जाएगा, कहने का मतलब पूरे में से पूरे नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न अगला देखो। अगला जो प्रश्न है वो आपके सामने ये है कि भारतीय जनगणना में ऋणात्मक वृद्धि दर वाला दशक कौन सा है। ऋणात्मक प्रमुख देश है 1901 से 1921, प्रमुख प्रावस्था निर्धारित की गई, जैसे प्रावस्था क, प्रावस्था ख, तो ये 1901 से 1911 के बीच की जो है वो प्रावस्था क थी, और 1911 से 1921 के बीच की जो प्रावस्था है वो प्रावस्था ख थी। और इसी प्रावस्था को हम क्या कह सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, इसी प्रावस्था को हम कह सकते हैं भारतीय जनसंख्या में क्या हुई थी, जनगणना में क्या हुई थी, ऋणात्मक वृद्धि हुई थी। ओके, नेक्स्ट, ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं। अब आपको ये तो पता होगा कि भाई ऊर्जा के भी 2 प्रकार के स्रोत हैं, एक तो होता है परंपरागत ऊर्जा स्रोत, एक होता है गैर परंपरागत, अपरंपरागत कह सकते हैं, गैर परंपरागत कह सकते हैं। परंपरागत ऊर्जा स्रोत का मतलब हो गया जो पुराने समय से परंपरा से चले आ रहे हैं, जैसे कोयला। अब कोयला पुराने समय से क्या ये मानव निर्मित है, नहीं, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, प्रमुख प्राकृतिक गैस हो गई। ठीक है, अब सौर ऊर्जा, बायोगैस, ये पवन ऊर्जा, ये सब ये तो मानव निर्मित है, मानव ने बनाई। ठीक है, तो बिल्कुल अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा, ये पूछा आपको। तो अपरंपरागत में देखो आपके कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये तो जो परंपरागत हो गई। अब सौर ऊर्जा ये मानव निर्मित है, इसका मतलब अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है कि नहीं है, बिल्कुल डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखो कि भारत के सड़क जाल का विश्व में स्थान कौन सा है। अब वो सड़क जाल विश्व में देखेंगे आप, तो सड़क जाल की दृष्टि से भारत का स्थान पूछा है कि कौन सा स्थान है।
यहाँ पर पहला दे रखा, तीसरा दे रखा, दूसरा चौथा दे रखा। तो बताओ देखें, भारत में जो है सड़क जाल की दृष्टि से देखेंगे तो विश्व में जो स्थान है वो दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ये आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक है। चमड़ा, लुगदी व कागज उद्योग, वस्त्र तथा रसायन उद्योग प्रमुख थे। कौन से प्रदूषण के कारक हैं? यहाँ पर जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भू प्रदूषण दे रखा है। तो बताओ देखिए इसका आंसर आप सभी, चमड़ा, लुगदी व कागज, वस्त्र तथा रसायन उद्योग प्रमुख थे। कौन से प्रदूषण के कारक हैं? तो ये जल प्रदूषण के प्रमुख क्या हैं? कारक हैं। तो बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अरे चमड़ा है तो चमड़ा तो भाई चमड़ो देखो था ध्यान है, जल प्रदूषण हो रही है तो जल प्रदूषण हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, अब कुछ आपके जो है ना प्रमुख जो है फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान वाले जो है प्रमुख क्वेश्चन पूछे हैं। रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन भी यहाँ से एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो इस वीडियो को सिर्फ आप ध्यानपूर्वक देखें और यहाँ से 100% क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन है आपके सामने कि यहाँ पर देखिएगा, डॉट 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 ने नवनिश्चयवाद संकल्पना प्रस्तुत की थी। खालिस्तान ने यहाँ पर जो है नवनिश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की थी। ये क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 1 मानव भूगोल प्रकृति विषय क्षेत्र से पूछा गया है। और इस प्रश्न में आप देखेंगे जो है प्रमुख जो पॉइंट उठाया गया है वो प्रमुख आपकी विचारधाराओं से उठाया गया है। किससे उठाया गया है? विचारधाराओं से। जैसे आप पढ़ते हैं ना, जैसे निश्चयवाद विचारधारा, संभववाद विचारधारा, नवनिश्चयवाद विचारधारा, तो उसी विचारधाराओं से ये प्रश्न है। और प्रश्न जो है ये कई बार पूछा जाता है, नवनिश्चयवाद संकल्पना, जिसके प्रतिपादक कौन थे? ग्रिफिथ टेलर। कौन थे प्यारे विद्यार्थियों? ग्रिफिथ टेलर। आप सभी को याद रखना है, ग्रिफिथ टेलर जो है, ग्रिफिथ टेलर ये इस विचारधारा के क्या थे? समर्थक थे। हाँ बिल्कुल, इसी के अंदर एक मत आया था, रुको और जाओ। रुको और जाओ, ये एक सिद्धांत आया था, रुको और जाओ। मतलब उत्पत्ति विकास करो लेकिन अपनी सीमा में रहकर करो, प्रकृति को हानि ना पहुंचाए, ठीक है। भौतिक भूगोल जो है खालिस्तान पर्यावरण का अध्ययन करता है। तो भौतिक भूगोल यानी हम कह सकते हैं प्राकृतिक पर्यावरण का जो है, भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है। तो भौतिक कर देंगे इसमें। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, मतलब जहां से लोग जाते हैं, जहां से लोग जाते हैं, देखो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़े, जहां से लोग जाते हैं वो तो होता है उद्गम स्थान, जहां लोग गमन करते हैं वो होता है गंतव्य स्थान। तो देखो ये एग्जामिनर क्या है, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न को देखो किस प्रकार से पूछा है, घुमा फिरा के, ताकि जानबूझ के गलत कर सके। देखिएगा, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वे स्थान जहां से लोग गमन करते हैं। पूछा क्या है प्यारे विद्यार्थियों? देखिएगा, जहां से लोग गमन करते हैं। अरे जहां से कर रहे, इसका मतलब वो उद्गम स्थान ही हुआ ना हमारा, तो उद्गम स्थान हो जाएगा। इसमें यहां पर आपको करना क्या है? उद्गम करना है, उद्गम। जहां से लोग गमन करते हैं वो तो होता है उद्गम स्थान, और जहां लोग पहुंच जाते हैं, जहां लोग गमन कर जाते हैं वो होता है हमारा गंतव्य स्थान। तो ये सब प्रश्न आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है आपके सामने, जनवरी 1995 से गेट, यहां पर देखिएगा जेटी, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑफ टेरिट को खालिस्तान में रूपांतरित किया गया। हाँ 1995 में जो है इस जेट को किसमें रूपांतरित किया गया? जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑफ टेरिट WTO में। किसमें? WTO में रूपांतरित किया गया। तो इसमें आपको क्या करना है? WTO करना है। क्या करना है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन हम इसे कह सकते हैं। जल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे तरल एवं गैसीय पदार्थों के परिवहन के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। जल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे तरल गैसीय पदार्थों परिवहन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एक बार जल्दी से आप आंसर देने का प्रयास करें। बिल्कुल जल्दी से आंसर देने का प्रयास करें फटाफट इस क्वेश्चन का। हाँ, और आपके कितने राइट होते हैं ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। बताओ देखिए कमेंट में। चलो बहुत अच्छी बात है, सभी के आंसर आ रहे हैं। आप इसका आंसर और मुझे लास्ट में कमेंट बॉक्स में देना कि भाई जल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे तरल गैसीय पदार्थों के परिवहन के लिए आप किसका अगर भाई पेट्रोलियम होगे तो पाइपलाइन नहीं करोगे क्या? पाइपलाइन, याद रखें पाइपलाइन का जो है इसमें प्रयोग करेंगे। सन 2011 की जनगणना के अनुसार खालिस्तान भारत का द्वितीय सघनतम जनसंख्या वाला राज्य था। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य था भारत का द्वितीय सघनतम जनसंख्या वाला राज्य? ये प्रश्न पूछा है। तो बताओ देखिए आप आंसर करें फटाफट सभी। जी बिल्कुल, क्या आंसर कर रहे हैं? हाँ क्या आंसर कर रहे हैं इसका? बताओ फटाफट। जी बिल्कुल, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का द्वितीय सघनतम जनसंख्या वाला जो राज्य हो जाएगा वो आ जाएगा आपके, कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी बंगाल, ठीक है। तो इसमें आप आंसर क्या कर देंगे? पश्चिमी बंगाल कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है
कि भारत में नगरों का जो अभ्युदय है वो खालिस्तान के काल में हुआ। अरे ये प्रागैतिहासिक काल में हुआ ना दोस्तों, प्रागैतिहासिक, तो यहाँ पर आप करेंगे प्रागैतिहासिक काल। ये आपके चैप्टर नंबर 3 से उठाया गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला क्या कह रहा है कि खरीफ की जो फसलें हैं वो खालिस्तान मानसून के साथ बोई जाती हैं। अब जो है दक्षिण पश्चिम मानसून, इसमें क्या करेंगे आप कि खरीफ की जो फसलें हैं वो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ जो है बोई जाती है, जैसे मक्का हो गया, मूंगफली हो गई, ये ध्यान रखें। धरातली और भौम जल का सर्वाधिक जो उपयोग है वो खालिस्तान में होता है। कहाँ होता है धरातली और भौम जल का? पंजाब हरियाणा में होता है क्या? बताओ देखे फटाफट, धरातली और भौम जल का सर्वाधिक उपयोग। हाँ, वैसे तो इसका राज्य अगर पूछा क्या है आपको कि धरातली और भौम जल का सर्वाधिक उपयोग, मतलब कृषि में होता है। किसमें होता है? कृषि में। यहाँ पर खेती में होता है भाई धरातली और भौम जल का। वैसे पंजाब हरियाणा हो गया उधर साइड। और देखो हेमेटाइट व मैग्नेटाइट पूछा है, ये किसके आवश्यक हैं? अरे पढ़ी नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है थारे भल्लो थारो। लोह ईशक याद रखे अच्छे से, लोह ईशक का हो जाएगा। लोह ईशक है किसके? लोह ईशक है। अरे लोह ईशक के 4 प्रकार है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, लेटेराइट। अब आपको एग्जामिनर प्रश्न कैसे पूछता है आपको देखो, अब एग्जामिनर का तो पता नहीं ये पैटर्न हो गया, जैसे एक प्रश्न पूछता है कोयले के प्रकार दे देता है। कोयले के प्रकार जैसे एंथ्रासाइट हो गया, बिटुमिन्स हो गया, लिग्नाइट हो गया, पीट हो गया, ठीक है नहीं। अब ये प्रकार दे देता है कोयले का, और आपके सामने ये देखो लोहे हिस्से के प्रकार भी दे देता है। फिर पूछता है कि कौन सा कोयले का प्रकार नहीं है, कौन सा लोहे हिस्से का प्रकार नहीं है। जैसे मान लो इसी प्रश्न को मैं अगर मेरे अनुसार बढ़ाऊं मैं कि देखो बताओ कि निम्न में से लोहे हिस्से का प्रकार है, मान लो लोहे हिस्से का प्रकार नहीं है, मैं दे देता हूँ आपके मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैं दे देता हूँ एंथ्रासाइट। तो भाई एंथ्रासाइट नहीं है, एंथ्रासाइट तो कोयले का प्रकार है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट, और ये देखो ये तो अति लघुतरात्मक प्रश्न हो गए, फिर भी इनको तो रहने देते हैं। ऑब्जेक्टिव और आज की क्लास में हम रिक्त स्थान वाले और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देके वस्तुनिष्ठ प्रकार के टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आज की क्लास आप सभी को जो है बहुत अच्छी लगी होगी। बिल्कुल, अगर अच्छी लगी है तो आप सभी जो है क्लास को लाइक और शेयर जो है जरूर करें, ठीक है। और चैनल पर नहीं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं कह रहा हूँ 100% प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप अच्छे में से पूरे नंबर लाना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर आपको निकालने पड़ेंगे। मैं जो आपके सामने जो सीरीज तैयार कर रहा हूँ, आपके सामने जो नोट्स मैंने बनाए हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर मैंने बनाए हैं। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं भाई, इसीलिए तो हमारा रिकॉर्ड 100 में से 100 का रहता है प्यारे विद्यार्थियों। सभी के देखना आप 100 में से 100 नंबर, कहने का मतलब बोर्ड का पेपर है, वैसे मैं समझ गया भाई पेपर तो हमारे 56 नंबर का ही होता है भूगोल का। अरे 56 नंबर का होता है, चाहे आपके अर्धवार्षिक तो देते होंगे आप नंबर, तो उसके भी जुड़ते हैं ना, प्री बोर्ड, आपके टेस्ट, कक्षा टेस्ट, मैं जो करवाता हूँ वही पूछते हैं एग्जामिनर। 56 नंबर पूरा पेपर वही से छपेगा, मैं जो करवा रहा हूँ। बस आपको करना कुछ नहीं है सॉरी, नोट्स और सीरीज, ये 2 चीज़ मेरे से पढ़ लेना। नोट्स की प्राइस है 60 रुपये, सीरीज अभी तैयार कर रहे हैं, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे, बस पेपरों का समावेश होगा उसमें, ठीक है। अगर आज की क्लास आप सभी को पसंद आई तो आप लाइक जरूर करें, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा वापस आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओके।